Hello students, welcome to CGS. So in solution lecture series bacha, we have lecture number 12 which is about depression in freezing point. We are going to cover theory and numerical both in this topic. But make sure before doing this topic, you must have understanding about the elevation in boiling point, which we have covered in our lecture number 11 because both correlates. So let's start the topic now. Hello students, so depression in freezing point. Third colligative property, same as elevation in boiling point with minor changes. ठीक है, तो अगर आपको elevation in boiling point की अच्छे से नॉलेज है तो ये टॉपिक इजीली हो जाएगा. अदरवाइज I will recommend you to watch my lecture number 11 of solution lecture series which is about elevation in boiling point. Okay बच्चा, so let's start the depression in freezing point now. सो फर्स्टली व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है बच्चा फ्रीजिंग पॉइंट. तो अगेन वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे आके बच्चा जी कोई भी जो लिक्विड होता है वो फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल पानी के लिए वी नो वाटर राइट, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस बन जाती है. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं. और 0 से अगर नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो प्योर आइस रहेगी, 0 से ऊपर चला जाएगा तो प्योर लिक्विड मींस H2O लिक्विड रहेगा हमारे पास. ठीक है, तो अगेन अभी हम इसको वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे जैसे बॉइलिंग पॉइंट को किया था. सो देखो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इन सॉलिड फेज. सेम बच्चा, डेफिनेशन को ज़्यादा चेंज नहीं है. ठीक है, अब देखो जब कहते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन फ्रीज होना शुरू हो गया. बेसिकली होगा क्या बच्चा जी, आपको पता है कि अगर आप सॉल्यूशन को फ्रीज करना शुरू करोगे मतलब उसका टेम्परेचर कम करना शुरू करोगे. मैं ना आपको दूसरी तरह से समझाती हूँ. जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का किया था, बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था कि आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आप लोगों के पास लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड ले रहे हो जिसके वेपर्स बन सकते हैं. अब आपने उसको हीट करना शुरू किया था तो क्या होगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सरफेस को छोड़ना शुरू करेंगे. छोड़ते छोड़ते जब उनका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड कर जाएगा तो सारे वेपर्स बाहर को निकलने शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो. लाइकवाइज फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा बच्चा जी, क्योंकि आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो वेपर्स हैं वो बैठने शुरू हो जाएंगे. कंडेंसेशन भी सुना है ना आप लोगों ने कि वेपर बनते हैं, अगर ऊपर से आप ढक देते हो तो सारे वेपर जब कूल हो जाते हैं तो वापस पानी बन जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया. वेपर क्या हो जाएंगे, कूल होके वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा. और टेम्परेचर डाउन करोगे वो लिक्विड क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा या सॉलिड बन जाएगा. तो वही तो चीज़ बोल रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है ना, आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. यस, यही तो हम बात कर रहे हैं. पहले तो टेम्परेचर कम होने से वैसे ही वेपर प्रेशर थोड़ा सा वेपर कम हो रहे थे. और कहते हैं जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है और कम होना शुरू हो जाएगा बच्चा जी. और कहते हैं कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा. जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया था कि ऑन एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगर आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका 100 से एक्सीड कर जाएगा क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. वो वेपर प्रेशर का जो जनरल टॉपिक हम लोग लगा के चल रहे हैं. लाइकवाइज कहते हैं कि ऐसे ही अगर आप मान के चलो किसी लिक्विड के अंदर, वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है. जो स्टेटमेंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया. जैसे आपके पास जो H2O था उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है बच्चा जी, 0 डिग्री सेल्सियस है. अब आपने पानी के अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया बच्चा जी, ऐड करने पे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चा जी वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. मतलब जो बर्फ़ आपकी 0 डिग्री पे जमती थी अब 0 की बजाय वो -1 -2 मतलब डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है ना, तो वहाँ पे अब वो फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो ये है बच्चा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सिंपल है. वेपर प्रेशर किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये टर्म बोल रही है कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा. ठीक है, कितना डाउन होगा, जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड करते जाओगे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जितना आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता जाएगा. कितना एलिवेट करेगा, जितना सोल्यूट डाला.
लाइकवाइज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिप्रेस होता जाएगा। सेम कहानी जो हम लोगों ने बच्चा जी पढ़ी है वही सेम फंडा है, बस टर्म्स अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब आगे देखो क्या करेंगे हम। यस बच्चा, अभी देखो इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं हम लोग। इस तरफ मेरे पास प्रेशर है, यूजुअली हम वेपर प्रेशर की टर्म में बात करते हैं, और इस तरफ बच्चे मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब देखो जो आपका लिक्विड था ना बच्चा जी, लिक्विड को ऑलरेडी कोई ना कोई वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था। तो अब बच्चा जी टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, बिकॉज हम फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने पानी को फ्रिज में रख दिया तो उसके वेपर्स कम होएंगे, वेपर्स बैठने शुरू हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होएगा, ठीक है बच्चा जी। तो ये देखो ये पॉइंट ऐसा आ गया, मतलब ये पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका सॉल्वेंट प्योर लिक्विड है बच्चा जी वो फ्रीज होना शुरू हो गया, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब इससे आगे और वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, प्योर वो क्या बन गया बच्चा जी, सॉलिड बन गया, मतलब जो आपका सॉल्वेंट था वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये आपके पास क्या है बच्चा जी, प्योर सॉल्वेंट की कर्व। अब यहाँ पे आके वो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया उसका, जहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे आपके पास, TF नॉट प्योर वाले का, और ये वाला बच्चे जी क्या है आपके पास, फ्रोजन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट फ्रीज हो चुका है, ठीक है। अब आइस की बात करो कि आपने पानी को रखा था फ्रिज में, टेम्परेचर डाउन होता गया, वेपर्स बैठने शुरू हो जाएंगे, वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, 0 डिग्री आ गया, वो आइस बनना शुरू हो गया। अब 0 से नीचे जाएगा, प्योर आइस की फॉर्म में आ जाएगा, वो 0 डिग्री क्या हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चा देखो क्या है, अब आपके पास क्या है, सोल्यूशन बना लिया आपने, सोल्यूशन बना लिया तो डेफिनेटली जो उसका वेपर प्रेशर है ऑलरेडी क्या होगा बच्चा जी, कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। प्योर वाले से नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम चल रहा है, तो मैंने कम ले लिया, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली मैंने कम ही दिखाया है ना ये वाला। तो अब देखो बच्चा जी उसको भी आपको फ्रीज करना है, टेम्परेचर डाउन करना है। अब धीरे धीरे बच्चा जी उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये देखो डाउन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आके ये वाला पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहाँ पे वो फ्रोजन कर्व को मैच कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट था बच्चा जी उसकी तो मतलब जो सॉलिड है वो यहीं पे बनना शुरू हो गया, लेकिन जो आपका सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसने इस कर्व को यहाँ पे आके मैच किया। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे आके ये वाला जो सोल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया है, मतलब वो सॉलिड में बनना शुरू हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चा, TF आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस ही हुआ है ना, और इसका जो चेंज है वो क्या है बच्चा जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या आया, TF नॉट माइनस TF। बड़ा सिंपल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चे ना, TF माइनस TF नॉट माइनस TF, इसी चीज़ में उलझ जाते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कम हुआ है ना सोल्यूशन का, तो प्योर वाले का क्या है, ज़्यादा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, डेल्टा TB था ना मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया किसका, सोल्यूशन का, मतलब बढ़ गया ना, तो वो ज़्यादा ही होगा, TB माइनस TB नॉट था वो, ठीक है। तो ये बात का बच्चा जी आपको ध्यान रखना है। अब देखो कितना जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होगा, वो डिपेंड करता है कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने उसके अंदर ऐड की है, जिसको हमने मोलालिटी की टर्म्स में लिया। मैंने बताया था मोलालिटी क्यों लिया है हमने, ताकि क्योंकि जो मोलालिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अब आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना है, विच इज़ KFM, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा जी आपके पास, KF क्या हो गया बच्चा जी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चा, यही है आपके पास। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, इसको क्या बोलते हो आप लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चे ये चीज़, जैसे वहाँ पे किया था सेम वैसे ही है। अब उसके अलावा मोलालिटी आपको पता ही है क्या होती है, तो डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया, KF गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये बन गया बच्चा जी आपका फॉर्मूला। जो आपके पास जो KF की वैल्यू है वो किसके लिए होएगी बच्चा, हमेशा
सॉल्वेंट के लिए अगर आपके पास मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एक क्वेश्चन में 2 सोल्यूशन है बट सॉल्वेंट दोनों के लिए सेम है, तो KF की वैल्यू भी क्या रहेगी बच्चा जी, सेम रहेगी। हाँ जी बच्चा, क्लियर है आपको। और KF की यूनिट्स क्या बनेंगे बच्चा जी, KF की क्या यूनिट बनने वाले हैं, निकाल के देखो। KF क्या आ गया, डेल्टा, देखो KF क्या आ गया आपके पास यहाँ से, डेल्टा TF अपॉन मोलालिटी, यही आ गया। तो बच्चा जी इसके यूनिट्स क्या बन गए, केल्विन kg पर मोल, सेम जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था वैसे ही सेम ये टॉपिक है। प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वीडियो देखने से पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चा जी कवर करो अच्छे से, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ये सारा सिमिलर चल रहा है, इसीलिए मैं बच्चा थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेके चल रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। इसके अलावा बच्चा जी थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन क्या है KF का, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे KB का किया था, R विच इज़ गैस कॉन्स्टेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R क्या है बच्चा, गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी आप वैल्यू कितनी लेके चलोगे 8.314 जूल केल्विन kg पर मोल। ठीक है, उसके बाद M में क्या है बच्चा जी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। TF नॉट क्या था बच्चा जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर वाले का। ओके, डेल्टा H फ्यूजन क्या है बच्चा जी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझते हो, सॉलिड और लिक्विड का जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और L फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिडन हीट। ठीक है, 0 डिग्री से डाउन टेम्परेचर नहीं जाएगा जब आप थर्मोमीटर लगा के रखोगे, मतलब आपने टेम्परेचर कम करना शुरू किया, फ्रिज में रख दिया, यू विल नोटिस जब आपने थर्मोमीटर लगाया अपने लिक्विड के अंदर तो 0 तक तो वो डाउन जाता रहा था, लेकिन 0 के बाद डाउन नहीं जा रहा। तो वो कहाँ पे जा रहा है, टेम्परेचर तो असल में डाउन हो ही रहा है, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है बच्चा जी, वो उसकी स्टेट चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं ना हम लोग, छुपी हुई हीट, विच इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अगेन ये भी कितना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया, किया था ना बॉइलिंग पॉइंट में भी, P नॉट माइनस P। जितना वेपर प्रेशर कम होगा, प्योर था ना, जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही डिफरेंस भी क्या है यहाँ पे बढ़ता जाएगा ना बच्चा। तो यही चीज़ है, वहाँ पे भी हम लोगों ने सीखा था बच्चे, ये क्या सीखा था कि जो डेल्टा TB है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P नॉट माइनस P। ध्यान है कि नहीं, ध्यान किया था ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। ओके बच्चा, डन है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं फिर बच्चा। एप्लीकेशन देखो अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, कहाँ पे ये यूज हो रहा है। सबसे पहले देखो बच्चा जी, इसका यूज क्या है, इन द मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑन द रोड्स, बच्चा जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है, बाहरली फॉरेन कंट्रीज होती हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री या लेस देन 0 रहता है, तो वहाँ पे तो जो पानी है वो बर्फ़ की फॉर्म में ही होगा, उसकी तो बर्फ़ जमी रहती होगी, राइट। तो फिर तो सारे रास्ते ब्लॉक ही होंगे। तो फिर हमेशा ही टेम्परेचर अगर लेस देन 0 रह रहा है तो फिर इसका मतलब हमेशा ही रोड्स के ऊपर क्या रहेगी, बर्फ़ रहेगी, या हर जगह पे क्या होगा बच्चा जी, पानी तो होगा नहीं, बर्फ़ रहेगी, है ना। तो बच्चा उस सिनेरियो में कैसे वो आइस को मेल्ट करते हैं, क्योंकि रास्ता तभी बनेगा ना जब आइस मेल्ट होगी। तो बच्चा जी वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिप्रेस कर देते हैं। जैसे पानी 0 डिग्री पे बच्चा जी आइस बनता है ना, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देंगे। कैसे डिप्रेस करेंगे, बाय एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट विच इज़ NaCl और CaCl2। इस तरह के सोल्यूट्स को बच्चा जी ऐड करके वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देंगे। मतलब पानी जो 0 डिग्री के ऊपर बच्चा जी फ्रीज हो रहा था वो 0 पे ना होके मे बी -0.5 या -1 डिग्री, -2 डिग्री पे फ्रीज होगा। और जितना मतलब
ऐड करते जाओगे सोल्यूट की अमाउंट, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस। ऐसे ही बच्चा जी कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी डी आइसिंग का भी सेम ही फंडा है जैसे हमने ऊपर किया है, सेम, ठीक है ना। डी आइसिंग जो होती है बच्चा जी एरोप्लेन्स में कोल्ड कंट्रीज में, ठीक है ना, वो जो उसके अंदर पानी वगैरह जम ना जाए तो उसके लिए भी बच्चा जी वो उसके अंदर NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके उसको डिप्रेस कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद बच्चा जी इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, ठीक है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए भी बच्चा जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। बच्चा ये सारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक है ना, ये कोल्ड कंट्रीज में मेनली होता है। अब देखो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अगेन जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर बच्चा जी जो कार्स होती हैं और जो रेडिएटर होते हैं कार के, उनके अंदर तो आइस जम जाती है। तो अब क्या करें बच्चा जी, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनको क्या करना पड़ता है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार करने पड़ते हैं बच्चा जी। ऐसे सोल्यूशन तैयार करके जो उनका कार रेडिएटर है उसके अंदर जो वाटर है बच्चा वो फ्रीज नहीं होता। और जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन है बच्चा वो किस चीज़ का होता है बच्चा, लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल का इन वाटर, ठीक है। उसके अलावा बच्चा जी लाइक ग्लिसरॉल इन वाटर ऐड कर देते हैं, या फिर उसके अलावा बच्चा जी इथेनॉल पानी में ऐड किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। ये सारा बच्चा जी कोल्ड कंट्रीज के लिए ही है। कार रेडिएटर्स का पानी है वो उसके अंदर जम ना जाए, एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला जाता है। एंटी फ्रीज का मतलब वही पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कर दिया। डिप्रेस करने के लिए बच्चा जी कार रेडिएटर में क्या डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन, ठीक है ना, ग्लिसरॉल का सोल्यूशन, इथेनॉल का सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप NaCl डाल दोगे, देखना पड़ता है ना कि बेसिकली जहाँ पे आप डाल रहे हो वो चीज़ ख़राब भी ना हो, तो इसीलिए कार के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा बच्चा ये एज अ कूलेंट भी यूज़ किया जाता है कार्स के अंदर ही, ठीक है ना। जो इथाइलिन ग्लिसरॉल है बच्चा जी वो एज अ कूलेंट भी कार्स के अंदर यूज़ किया जाता है। समझ में आया बच्चे, ये उसकी एप्लीकेशन है। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स, ठीक है, रोड के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है तो उसको बच्चा जी कैसे किया जाता है, ठीक है, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड स्प्रिंकल कर दिया जाता है बच्चा जी बर्फ़ के ऊपर, तो वो उसका जो मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है और जो सारी बर्फ़ है वो पानी बन के साइड में निकल जाती है। एरोप्लेन्स के अंदर भी सेम ही फंडा है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है। उसके अलावा बच्चा जी एंटी फ्रीज सोल्यूशन बना के कार्स में डाला जाता है, क्योंकि कोल्ड कंट्री में जो कार रेडिएटर है उसके अंदर बर्फ़ ना जम जाए पानी की, तो इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन या फिर ग्लिसरॉल का सोल्यूशन या इथेनॉल का सोल्यूशन भी उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो बच्चे ये थी एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा जी, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसके फंडा सेम है, फार्मूला वही है, जैसे आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल कर रहे थे वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के करने हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ बच्चा, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो अभी। 45 gram of ethylene glycol having molar mass 62 is mixed with 600 gram of water. So calculate the freezing point depression. मतलब क्या निकालना है, डेल्टा TF डिप्रेशन निकालना है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का TF होगा, प्योर वाले सॉल्वेंट का TF नॉट होता है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल उठाया गया है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को बच्चा पानी में डाला गया, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल आपके पास क्या है, सोल्यूट, सोल्यूट का आपको क्या दिया हुआ है, मास विच इज़ 45 ग्राम, और उसका जो बच्चे मोलर मास है वो कितना दिया हुआ है, 62। लाइकवाइज पानी के अंदर डाला तो पानी आपका सॉल्वेंट है तो वो कितना हो गया, 600 ग्राम, ठीक है। तो अभी निकाल लो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into given mass upon molar mass of solute into given mass of solvent। बच्चा जी इसमें जो KF है वो आपके पास है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मैं लिखना भूल गई थी 1.86। तो यस अभी निकाल लो। सबसे पहले आप डेल्टा TF निकाल लोगे, क्या आएगा, KF 1.86 इंटू 45/62। मोलर मास आपको बच्चे गिवन होते हैं यूजुअली, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको उसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लर्न करना पड़ेगा या जो भी है। यस बच्चा कैलकुलेशन करके देखो अभी, 1.86
मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय 600। तो कितना आंसर आ गया बच्चा जी आपके पास? 2.25 केल्विन। आंसर केल्विन भी रहेगा हमारा। क्यों बच्चा? क्योंकि हमारा सारा एसआई में सिस्टम चल रहा है। तो अब इन्होंने क्या बोला है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालो। तो देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें TF नॉट माइनस TF लेना है कि दूसरी तरह से लेना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो मतलब सोल्यूशन का डिप्रेस हो गया, तो इसका मतलब प्योर वाले का ज़्यादा है। दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक। मैं ऐसे सोचती हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब पंगा ये है कि TF नॉट है क्या? TF नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है अभी? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिक्कत है? विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। तो डेल्टा TF इज इक्वल, सॉरी अब वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा TF कितना था? 2.25। ये कितना है? 273 माइनस TF। तो TF की वैल्यू कितनी आ गई? 273 में से आप लोग माइनस कर दो तो आपका आ गया 270.9 केल्विन। गेटिंग? सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन। कंफ्यूजन यहीं पे होती है, आके ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस दिया नहीं हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100, ये तो पता ही है आपको, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो। तो बस वैल्यूज पुट की और यू गेट द आंसर। डिप्रेस हो गया ना, 273 से 270 पहुंच गया। सो यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो वैरायटी कवर करेंगे इसमें भी हम लोग, ठीक है, जो भी इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सब्जेक्टिव में। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। यस देखो बच्चा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस। इतने से कम हुआ, ये डिफरेंस है। 2 का मतलब वो वैल्यू है, ठीक है। मैं बार बार हर जो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर है उसमें ये बात बता रही हूँ आपको। वेपर प्रेशर में बताया, बॉइलिंग पॉइंट वाले में बताया, फिर बता रही हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF की वैल्यू दे रखी है। बच्चे एक और बात, फिजिकल केमिस्ट्री में ना स्टेटमेंट से ज़्यादा ना यूनिट्स पे रिलाई किया करो। किसके? मोलर मास निकालना है आपको। देखो कैसे करोगे। WB कितना है? 1 ग्राम, ठीक है। WA कितना है मेरे पास? 50 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। और यस KF कितना दिया हुआ है? 5.12। तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB। मैं जान के बार बार फॉर्मूलाज लिखती हूँ, बोलती हूँ, आप भी बोल के किया करो, दिमाग में बैठ जाते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय दिस मच। इतने से डिप्रेस हुआ, तो ये आपके पास क्या है? डिफरेंस है। तो 0.40। वैसे भी इतनी कम वैल्यू तो डिफरेंस ही होगी ना, अदरवाइज मिनिमम भी 273 होता है, या 270 अभी डिप्रेशन के बाद भी 270 260 इतना ही रहेगा। इतना कम है तो डिफरेंस यही है। तो 5.12 WB इज दिस मच, MB आपको निकालना है। WA इज 50 × 100। कैलकुलेशन कर लोगे बच्चा जी? कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन है, कर लेना बच्चे, सिंपल था। एक में हमने क्या निकाला? डिप्रेशन निकालना सीखा, सेकंड में मोलर मास निकालना सीखा। सेम न्यूमेरिकल है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के किए थे, कुछ नहीं बच्चा नया, पर करने हैं हमें ताकि आपका हाथ बैठ जाए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बच्चा जी होता है क्या एक्चुअल में? ये विटामिन C होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका ये केमिकल नेम है। डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस। बाय मतलब ये क्या हो गया बच्चा जी? डिफरेंस हो गया आपके पास। बच्चा एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो आपका डिफरेंस होता है ना, लाइक डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, वो चाहे आपके पास बच्चा डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, बात एक है। अब यहाँ पे आप ना 273 ऐड मत करने लग जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, जैसे मान के चलो मैं डेल्टा TF की बात कर रही हूँ, ये डिप्रेशन हुआ ना, मतलब TF नॉट माइनस TF हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, मान के चलो TF नॉट जो था आपका x डिग्री सेल्सियस था, उसमें आपने 273 ऐड किए, और जो TF था वो y डिग्री सेल्सियस था। डिग्री सेल्सियस था तो आपने अगेन 273 ऐड किया, ठीक है, माइनस में बन गया, तो ये कैंसिल ही हो गया ना। तो बेसिकली व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस, तो 273 तो माइनस कैंसिल ही हो जाता है। तो
ओवरऑल जो आपका आंसर आता है ना वो डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज को माइनस करके आ जाता है, पर हम उसको लेते किसमें बच्चा, केल्विन में लेते हैं, क्योंकि हमने ऐड किया था अपनी तरफ से 273 और ऐसा ही सिस्टम रखना है इसीलिए केल्विन। बट वैल्यू तो बच्चे वो कौन सी है, डिग्री सेल्सियस वाली ही है ना आपके पास, तो चाहे केल्विन लिख दो डिफरेंस को, चाहे डिग्री सेल्सियस, ये ना जान के कंफ्यूज करने के लिए डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है ना, पर वो केल्विन ही मान के चलोगे। अगर कभी डिफरेंस के ऊपर डिग्री सेल्सियस लिख दिया, डोंट थिंक कि आपने 273 वहाँ पे ऐड करना है, मैंने बता दिया क्यों, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज दी हुई थी एक्स और वाई, आपने 273 ऐड किए, वो तो एज सच ही कट हो गए, तो आंसर तो आपका डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यूज को माइनस करके ही आ जाना था, पर केल्विन में लेते हैं, ऐसा ही सिस्टम है, तो कंफ्यूज करने के लिए जान के डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, पर 273 का भी ऐड मत करिए। तो चाहे डेल्टा टी एफ निकाल रहे हो, चाहे डेल्टा टी बी निकाल रहे हो, दोनों के लिए सेम फंडा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने आपको उलझाना था वो यहाँ पे उलझाना था, देखना चाहते थे कि बच्चा क्या उसको अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने बोला हुआ है ना लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस, तो ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 1.5 केल्विन ही मानोगे। इंडिविजुअल वैल्यूज़ में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी एफ नॉट और टी एफ में, बट डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन को एक ही मान के चलना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम रूल, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिजॉल्व्ड इन दिस, तो आपने डब्ल्यू बी निकालना है, तो कर दो ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, देखो फॉर्मूला यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, डब्ल्यू बी निकालो यहाँ से, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो बच्चा जी। के एफ की वैल्यू है 3.9, डब्ल्यू बी निकालना है। मोलर मास बच्चा जी इसका आपके पास कैलकुलेट कर लोगे, 6 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, करने के बाद आपके पास 176 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, 75 ग्राम है, 1000 कर लिया, तो यहाँ से बच्चा आपके पास डब्ल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 5.077 ग्राम। क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस कुछ वो नहीं है, ना ही क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस वाले हैं, ये वैसे ही है जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के किए थे, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने डाला हुआ है एक्स फैक्टर वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चा, ये बात का ध्यान रखना जो पहले आपको बताया, यहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसी की वजह से गलत हो सकता था। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a 5% solution by mass of cane sugar is sucrose C12H22O11, ठीक है, in water has freezing point 271 Kelvin, यूजुअली 273 होता है, कम से कम भी 273 केल्विन होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये उससे भी कम है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ओके, ऐसा क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी किया था। आपके पास दो केस बन रहे हैं, एक केन शुगर का सोल्यूशन लिया है पानी में और एक ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया है पानी में, सॉल्वेंट दोनों में सेम है। एक आपके पास क्या है, केन शुगर इन वाटर, और दूसरा क्या है, ग्लूकोज इन वाटर। दोनों केसेस के अंदर सॉल्वेंट क्या है, सेम है। सॉल्वेंट सेम है तो KFP क्या होगा, दोनों केसेस में सेम होगा, राइट। ये मैंने बात वहाँ पे भी बताई थी आपको जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे थे, लास्ट पता नहीं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था। ओके, तो अभी इन्होंने कहा है 5% सोल्यूशन बाय मास। 5% सोल्यूशन बाय मास मतलब 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। इसका मतलब WB 5 ग्राम है और WA आपके पास सोल्यूशन इन सोल्यूशन है ना बच्चे, 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो WA 100 माइनस 5 95 ग्राम हो गया। तो इन्होंने कहा है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 है और प्योर वाटर का बच्चा इतना है, तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB WA इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है। मैं पता क्या करने वाली हूँ, मैं KF को बाईपास करने वाली हूँ। मैं दोनों इक्वेशन से ना KF की वैल्यू निकाल लूँगी, बिकॉज सेम है ना, KF की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर दूँगी।
ठीक है बच्चा, तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डेल्टा टी एफ निकालो, मतलब प्योर में से सॉल्यूशन का माइनस कर दोगे, करो। प्योर में से सॉल्यूशन का माइनस किया तो 2.51 इंटू मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर कितना होता है सुक्रोज का, पता ही होगा, ये तो याद ही होगा, 342 है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95, डब्ल्यू बी कितना है 5 इंटू 1000। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, के एफ की। तो बहुत ज़्यादा पता है बच्चों, वो बच्चों की तरह नहीं करवा रही हूँ कि मतलब कि हाँ पहले एम बी को इधर लेके जाओ, डब्ल्यू बी को नीचे लेके आओ, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। मैं मान के चल रही हूँ कि आप सबको ये चीज़ पता होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो इन सब चीज़ों के परे है। ठीक है, तो यस ये चीज़ आ गई आपके पास। तो यहाँ से के एफ की एक वैल्यू आ गई। अब इधर भी निकालो, क्या होगा, डेल्टा, इन्होंने यही पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है इस सोल्यूशन का, तो टी एफ निकालना है ग्लूकोज वाले का। 5% ग्लूकोज इन वाटर, अगेन शिट बच्चा, इसमें जो पानी की क्वांटिटी है ना वो भी सेम है। देखो 5 ग्राम तो आपके पास ग्लूकोज है, इन 100 ग्राम तो 95 ग्राम क्या हो गया बच्चा जी, पानी। तो बेसिकली डब्ल्यू ए भी ना मैं बाईपास कर सकती थी, के एफ एंड डब्ल्यू ए दोनों ही सेम है बच्चा जी। चलो एनीवे नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है ना। डब्ल्यू ए एंड के एफ दोनों में सेम था, तो मैं के एफ और डब्ल्यू ए की फॉर्म में लेके आ सकती थी। तो पहले मैं क्या करूँगी, के एफ की फॉर्म में डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है बच्चा 180, ये भी आप ध्यान में रखो, 95 दिया हुआ है, डब्ल्यू बी 5 है इंटू 1000 के एफ। अब क्या करो बच्चा जी, दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दो, इक्वेट करके अपना आंसर निकाल दो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना 2.15 मल्टीप्लाई, वैसे तो ना पता क्या करो, कटिंग ही हो जाएगी जब आपने इन दोनों को इक्वेट किया। 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5000 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ 180। मैं कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ ताकि मुझे टाइम बचाना है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है ना बच्चे। ये आ गया, ओके। तो बस बाकी आप निकाल लो, डेल्टा टी एफ कितना आएगा आपके पास, 180 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 2.15 मल्टीप्लाई 342 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 180, कितना आ गया 4.085। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ डिप्रेशन हुआ ना फ्रीजिंग पॉइंट में, सोल्यूशन का कम हुआ, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। देखो मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे याद नहीं रहता, ठीक है, कि कहाँ पे टी एफ नॉट पहले लेना है या टी बी नॉट पहले लेना है। डिप्रेशन का मतलब कम हो गया, सोल्यूशन का कम हुआ तो बाद में ले लिया। तो बच्चा अब मेरे पास टी एफ कितना आ जाएगा, हाँ जी 273 है ना, उसको आप ऐड कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 273.15 माइनस 4.085, हाँ जी बच्चे, व्हेन यू डू दिस आपका आंसर आने वाला है 269.06 केल्विन। ये आपका आंसर है। समझ के ना क्या किया, जब आपके पास दो सिचुएशंस आती है ना, क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है ना। जब आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं इस तरह से, सॉल्वेंट सेम है तो के एफ सेम हो गया बच्चा जी, के एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो। थोड़ा सा अगर समझदारी से करोगे, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपके पास जो वाटर था सॉल्वेंट, उसका भी जो मास था गिवन वो सेम था, इनफैक्ट जो आपका सॉल्यूट था ना उसका मास भी सेम था, तो आप तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेट कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अभी two elements A and B form compounds having molecular formulae AB2 and AB4, random दिए हुए हैं B. When dissolved in 200 gram benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by this. Difference दिया हुआ है AB2 के corresponding, whereas 1 gram of AB4 का जब डालते हो आप सेम क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम लेके चल रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट इतने से लोअर हुआ, ठीक है ना। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 1000 ग्राम, इन 1000 ग्राम इज 5.1। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। ओके, एटॉमिक मास निकालने हैं ना आपको, ये क्वेश्चन अलग है, ऐसा हमने एलिवेशन में नहीं किया। तो मान के चलो बच्चा जी कि जो एटॉमिक मास है
ए का है x और b का कितना मान लो y। तो इसका मतलब AB2 का कितना हो गया बच्चे x + 2y मोलर मास, और AB4 का कितना हो गया x + 4y। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बस अब आपको पता लग गया क्या करना है आपको। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहला केस आपका कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट केस है आपका AB2 का। ठीक है, अब उसके लिए आप निकाल लो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो सेम है तो KF की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, WB/MB WA × 1000। तो ये देखो बच्चा जी, AB2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना लो हुआ था? 2.3। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 2.3। KF मैं पुट नहीं करूँगी। WB मेरे पास कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास मुझे पता नहीं। WA कितना है बच्चे मेरे पास यहाँ पे? इन 20 ग्राम। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या है बच्चा जी? सेम वैल्यू चल रही है। सॉल्व ही नहीं करती मैं फिर उसे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? KF/MB × WA, क्योंकि देखो दोनों ही केसेस में 20 ग्राम लेके। यस बच्चा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीजेज एट 272.07 केल्विन, जबकि प्योर वाटर इतने पे फ्रीज होता है। मोलालिटी निकालो और बॉइलिंग पॉइंट निकालो सोल्यूशन का। कैसे निकालोगे बच्चा? करोगे सॉल्व करना शुरू कर। हाँ बच्चे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। एक्वा सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है बच्चा जी इतने पे। सोल्यूशन मतलब TF दिया हुआ है 272.07 केल्विन। प्योर वाटर का कितना दिया हुआ है? 273 केल्विन। डेल्टा TF कितना आ जाएगा बच्चा जी? माइनस करके आ जाना है। माइनस करके वैल्यू कितनी आएगी? 273 माइनस 272.07 0.93 केल्विन। तो बस KF की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। 0.93 इज इक्वल टू KF कितना है मेरे पास? 1.86 इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी कितनी आ गई? 0.93 डिवाइडेड बाई 1.86, 0.5 मोलर या मोल पर केजी। क्लियर है बच्चे? अब इन्होंने क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या आ गया? बॉइलिंग पॉइंट। मोलालिटी है दोनों ही केसेस में, तो निकाल लो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। M की वैल्यू आपने निकाली है। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या? हाँ बच्चे, डेल्टा TB KBM है। M की वैल्यू आपने निकाल ली और KB आपको दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। TB आपको निकालना था। TB नॉट किसके लिए? पानी के लिए कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस TB नॉट। पहले आप डेल्टा TB निकाल लो। 0.512 इंटू, सिंपल सा ये क्वेश्चन है ना, बस ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर लिया तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा बन गया। तो 0.512 मल्टीप्लाई 0.5, 0.256 केल्विन, राइट। तो अभी डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का एलिवेट कर गया मतलब ज़्यादा ही होगा। TB माइनस TB नॉट होगा, तो विच इज़ इक्वल टू TB माइनस पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो TB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 373 प्लस 0.256 मतलब 373.256 केल्विन। तो ये आपका क्या है बच्चा जी? आंसर है। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? सो बच्चा, इट इज़ ऑल अबाउट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे मैंने कोशिश की है कि मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर कर सकूँ एक बार,
बाकी मैंने आपको बताया ही है कि MCQ की शीट जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी एट दैट टाइम बच्चा जी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल बेसिस पे हम आपको सॉल्व करने पड़ते हैं रीजनिंग बेसिस पे, तो वो मैं तब आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट अभी जो न्यूमेरिकल, टिपिकली न्यूमेरिकल किस किस तरह के हो सकते हैं वो मैंने वैरायटी आपके साथ कवर कर ली है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आया ही होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। जो बच्चा पहली बार कर रहा है तो प्लीज़ एक बार जाके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लेना। बाकी हमारी सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह चुकी है बच्चा, जिसको बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल। और फिर उसके बाद बच्चा जी हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड बैंड ऑफ फैक्टर, 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चा जी, कल मिलते हैं क्लास में।